फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी थी वो किस प्रकार से थी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि तीनों ही जो देश थे हमारे उनमें सिमिलरिटीज़ क्या थी और चाइना ने किस प्रकार की स्ट्रेटजीज को फॉलो किया था और किस प्रकार से वो अभी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पर वर्क कर रही है पर्टिकुलर, और कहाँ कहाँ पर उसने अपने आप को स्लो डाउन पाया और कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की स्ट्रेटजी से अपने आप को उसने ग्रोथ किया। तो ये तो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब जब तक तीनों वीडियो नहीं देखेंगे उसमें जब तक क्योंकि रिलेट नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि जब तक तीनों वीडियो आपकी कंप्लीट नहीं होंगी तो क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा वो कंपैरेटिव स्टडी पर आएगा। तो आपको तीनों वीडियो देखनी पड़ेंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर वीडियो देखना। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ स्टोरी इंडिया। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या थी और इंडिया को भी कहाँ कहाँ पर स्लो डाउन का फेस करना पड़ा था। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं। तो इन 2017 GDP ऑफ इंडिया वॉज एस्टिमेटेड टू बी 2.439 ट्रिलियन USD डॉलर। देखिए 2017 में जीडीपी यदि निकाली गई थी जो इंडिया की, उसमें पाया गया था कि इंडिया की जो जीडीपी जो एस्टिमेटेड है वो 2.439 था, और वहीं हमने चाइना का देखा था 2017 में तो लगभग 12 ट्रिलियन थी वहाँ की। देखिए कितना ज़्यादा है, लगभग 10 ट्रिलियन ज़्यादा थी वहाँ की इकोनॉमी। ठीक है, इन 2017 यदि रिसेंटली यदि हम बात करें तो चाइना की इकोनॉमी लगभग 22 पर वर्क कर रही है और हमारी अभी 3 हो चुकी है, 3 पर है। 5 ट्रिलियन हमारा टारगेट है अभी। देन आगे चलते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए चाइना ने 1978 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी। मैं कोशिश करूंगा कि रिलेट करके चलूँ, ठीक है ना, फिर भी आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इंडिया के द्वारा एडॉप्ट की गई थी इन 1991 में और चाइना के द्वारा 1978 में। अब मैसिव शिफ्ट टुवार्ड्स प्राइवेटाइजेशन। देखिए 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इसके बारे में आप जानते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में भी नहीं पढ़ा हो तो आपको इसकी वीडियो भी देखनी पड़ेंगी, आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो 1991 में इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, क्योंकि इससे बिफोर द 1991 इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही थी। तो 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी अपनाई थी। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस थे जिनको रिमूव किया गया था, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में और जो हमारे राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, और जो हमारे राष्ट्रपति ही थे पीवी नरसिम्हा राव, और जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के। तो उन्होंने ये स्ट्रेटजीज अपनाई थी। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन देखिए ये मैस यहाँ पे लिख रखा है, अ मैसिव शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया था, शिफ्ट किया था अपने आप को। लिबरलाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन किया था, और इंटीग्रेटेड द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। और हमने घरेलू अर्थव्यवस्था को जो विदेशी अर्थव्यवस्था थी विश्व अर्थव्यवस्था के साथ हमने जोड़ा था, उसी को क्या बोला गया था, ग्लोबलाइजेशन बोला गया था। ठीक है, इम्प्रूव द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, मैंने बताया था जब आप स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे तीनों ही कंट्री का, तो मैंने उसमें भी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स लुकिंग इनवर्ड पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री होती है उसको बढ़ावा दिया जाता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है जो डोमेस्टिक कंट्री के द्वारा प्रोडक्शन किया गया है। तो इसका मेन मोटिव था कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उसको बचाया जा सके। ठीक है, देन NEP हैज़ फोकस्ड ऑन ग्रेट इंटीग्रेटेड ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का जो फोकस था वो इंटीग्रेटेड, मतलब मेन फोकस था उसका ज़्यादातर वो घरेलू अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ जोड़ने से मतलब था उसका। ठीक है ना, इसीलिए अब ये तो था हमारा ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या था, सरकार ने जो हमारे पास
जो गवर्नमेंट थी उसको ओन कर रही थी, रन कर रही थी 70 इंडस्ट्रीज़ को। तो 17 इंडस्ट्रीज़ में से गवर्नमेंट ने जो 3 इंडस्ट्रीज़ थी उनको तो अपने पास रखा, और रिमेनिंग जितनी भी बची थी उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। उसी को बोला गया था प्राइवेटाइजेशन, मीन्स सेलिंग, बोल सकते हैं जो पब्लिक सेक्टर ओनरशिप था पब्लिक सेक्टर का, विच इज ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर या फिर मार्केट सेक्टर को कर दिया गया था। वहीं लिबरलाइजेशन का मतलब यदि हम मतलब समझें तो क्या था, सरकार द्वारा जिन उद्योगों पर लाइसेंसिंग सिस्टम लगा रखा था उसको क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, ठीक ना, जो फिजिकली और डायरेक्टली कंट्रोल्ड थी गवर्नमेंट के द्वारा, कॉल्ड लिबरलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों का मतलब है। अब हम पढ़ते हैं, अ साउंड ट्रेड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू द बूस्ट द ग्रोथ। एक साउंड ट्रेड सिस्टम अपनाया गया था, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, ठीक है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था दूसरे कंट्रियों के साथ, जिसने इंडिया के इकोनॉमी को एक बूस्ट की ओर लेके गई थी, ग्रोथ रेट में इसने हेल्प किया था। रिडक्शन इन पॉवर्टी, इंडिया हैज एडॉप्टेड सेवरल पॉवर्टी एवलाइजेशन प्रोग्राम टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन इंडिया। देखिए, जो हमारा रिडक्शन इन पॉवर्टी, इंडिया ने क्या किया था, बहुत सारे प्रोग्राम्स, एलिवेशंस चलाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमको पता है, बट मैं आगे भी जब हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे तो बताएंगे, क्योंकि ये तीनों ही कंट्री फेल हो चुकी थी इस चीज़ में, ठीक है ना। ये पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए लगभग तीनों ही कंट्री फेल हो चुकी थी, ठीक है। इसीलिए जो पॉवर्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, चाइना में कम है, इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पॉवर्टी लेवल ज़्यादा था, तो इंडिया ने इसको ट्रैकल करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कह सकते हैं, NRLM भी चलाया था, और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें 100 दिन का रोजगार देना था गरीब लोगों को, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए थे ताकि इस जो सिचुएशन थी पॉवर्टी की उसको ट्रैकल किया जा सके। तो मेन फोकस भी था इनका गरीबी को हटाना। इसलिए जो गवर्नमेंट यहाँ की कह सकते हैं इंडिया की गवर्नमेंट थी, वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पर ध्यान देकर MSME प्रोग्राम आज भी चल रहा है हमारे यहाँ पर, ठीक है। MSME प्रोग्राम में यही था कि जो स्मॉल स्केल जो बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं उनको वर्क किया जाए, मीन्स SSI 1956 IPR भी चलाया गया था इंडिया के द्वारा। तो आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें कि IPR 1956 अडॉप्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। अब यहीं हम बात करें, देखिए ये तो रही इंडिया की स्ट्रेटजीज कि ये उसने अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है इतने ही थे, और भी थे, तो आप जैसे ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था स्लो डाउन हर एक इकोनॉमी में आता है, तो स्लो डाउन उसकी भी इकोनॉमी में थी, चाइना के में, और यहाँ पे भी है। देखिए क्या था, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच लीड्स टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयरफॉर लो इन्वेस्टमेंट। देखिए, एक इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या रही है इंडिया के लिए, जो कि आज भी कह सकते हैं इंडिया को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है, मुद्रास्फीति हिंदी में यदि हम बात करें तो मुद्रास्फीति एक ऐसा सिचुएशन है जब जो लोगों की परचेजिंग पावर है, मतलब क्रय शक्ति है, उसको कम कर देती है, कॉल्ड इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वही सिचुएशन है जो लोगों की खरीदने की शक्ति को कम कर देता है, मीन्स जो गुड्स हैं हमारे, मतलब कि जो उत्पाद हैं, वस्तु हैं और सेवाएं हैं, उनकी जो मूल्य में वृद्धि हो जाती है, मीन्स रेट उनके बढ़ जाते हैं, हाई हो जाते हैं, वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहलाती है। तो इसमें क्या हुआ था, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से जो इंटरेस्ट रेट था, ब्याज दर थी, वो भी हाई हो चुकी थी, और जो इन्वेस्टमेंट था इसकी वजह से वो कम हो रहा था, मीन्स लोगों के द्वारा जो इन्वेस्ट था वो भी कम किया जा रहा था, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम, ठीक है। पॉलिसी पैरालाइज, लेक ऑफ टेक पॉलिसी डिसीजन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्या था, जो पॉलिसीज थी वो डिफरेंट टाइप्स की इंडिया के द्वारा लगाई भी गई थी, उनको टेकन ओवर भी कर लिया गया था, मीन्स निकाल भी लिया गया था। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी वहाँ पर, ठीक है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब था जो राजनीतिक स्थिरता थी वो बहुत कमजोर थी, क्योंकि आज भी पता है आपको कि वोटिंग के लिए कितना मारामारी होती है। तो क्योंकि सरकार एक ही नहीं रहती है, क्योंकि हर ये कह सकते हैं
गवर्नमेंट के लिए इंडिया में तो बहुत लड़ाई होती रहती है, आपको खुद पता है, कभी उसकी सरकार तो कभी इसकी सरकार, तो यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी वहाँ। आपने कब, ये सिचुएशन तो आज भी बनी पड़ी है, पहले भी थी और आज भी थी, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एफडीआई पर भी, मैं बताऊँगा अभी। नहीं दे रखा तो देखिए मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं दे रखा है मैं बता लेता हूँ। देखिए जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वो एफडीआई को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो मैंने बताया था आपको किसी वीडियो में कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत सोच विचार के किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा। ये बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, पहले एनवायरमेंटल डायमेंशन, देन क्या किया जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्योंकि जब जिस देश में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है उस देश की सरकार नए कितने सारे पॉलिसीज़ को चेंज करेगी, कितने आने पॉलिसीज़ को एडॉप्ट करेगी, जिसकी वजह से अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इम्पैक्ट करता है। क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या चाहेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में उसका जो मनी है वो कैसे क्या डिसवांटेज में ना जाए, बस यही चाहते हैं वो। और ये सब काम कब होगा, जब एक स्टेबल पाया जाएगा इकोनॉमी। जब स्टेबल होगा ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी ज़्यादा होनी चाहिए, ना डिफ्लेशन की सिचुएशन भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होना जरूरी है। अब वो आगे पढ़ें, ड्रॉ ऑफ एफडीआई ओनिंग टू पुअर क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी। बताया था एफडीआई थी, उसका मतलब एक तरीके से देखिए ड्रॉथ का मतलब सूखा पड़ना, तो एफडीआई बिल्कुल ना के बराबर था इंडिया में, जो कि पुअर क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बहुत बेकार सिचुएशन थी वो, ठीक है ना, उस इंडिया की। तो ये एफडीआई था, वो इंडिया इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। पुअर क्रेडिट रेटिंग का मतलब यही, ये समझिए जो एक रेटिंग दी जाती है, देखिए ये तो एक स्पेशल वीडियो बनेगी इसकी एक तरीके से, कि एक क्रेडिट रेटिंग दी जाती है कि लोगों को बाहर से उधार कितना मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो बहुत कम थी, मीन्स यदि इंडिया कहीं यदि बाहर से लोन भी लेती है यदि, तो उसको ना के बराबर था, बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि इसी को बोला जाता है पुअर क्रेडिट रेटिंग। क्योंकि ये आपको जो सिचुएशंस मिल रही हैं ये सब इंडिया में चल रही थी, ठीक है। द स्लो डाउन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मार्केट मार्क्ड विद स्कैम। जो स्लो डाउन था इकोनॉमी में वो भी एक ट्रैकल किया गया था, मतलब पता कि डिटरमाइन किया गया था कि बहुत सारे स्कैम भी हुए थे। आप लोगों को अब स्कैम की बात आई तो 1991 में, 1992 के बाद क्या आपको पता होगा, हर्षद मेहता स्कैम, इसने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से स्कैम्स हैं वो इंडिया में पाए गए हैं और आज भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। करप्शंस भी आपको पता है बहुत हाई जा चुका है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं इंडिया की स्लो डाउन जो ग्रोथ था उसका ये सब कारण था स्ट्रेटजी में, ठीक है ना। तो ये तो था हमारी इंडिया के ऊपर, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या थी और इंडिया की जो इकोनॉमी का जो स्लो डाउन था वो किस प्रकार से था और क्यों था। आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, देन लास्ट वीडियो में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तीनों ही देश के बारे में कि क्या तीनों में सिमिलरिटीज थी, कंपैरिजन हम तीनों में करेंगे। थैंक यू।